रहीम। बेटा 11th क्लास में आज हमारा लेक्चर है अबाउट दी थर्ड ग्रुप ऑफ द फंजाई, जिनको हम बेसिडियोमाइसीड्स या बेसिडियोमाइकोटा कहते हैं। माइकोलॉजी बेसिकली माइको का मतलब ही फंगस होता है। माइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, एंड माइकोलॉजिस्ट कहते हैं उन लोगों को जो बायोलॉजिस्ट फंगस की स्टडी करते हैं। तो हम माइकोटा असल में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपकी तरफ। तो ये वो ग्रुप है बेसिडियोमा, इसका मतलब होता है क्लब फंजाई। क्लब बेसिडियम मतलब क्लब मतलब डंडा, इनकी शक्ल इस तरह की होती है, सही है। तो हम इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये फंजाई असल में है तो थोड़े, मतलब चूंकि सबसे ज़्यादा तो एस्कोमाइसीड्स होते हैं, हमें इस बात का पता है। एस्कोमाइसीड्स इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द फंजाई, बट दिस वी से दैट द बेसिडियोमाइकोट्स ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम बहुत सारी ऐसी फंजाई को जानते हैं जो कि इवन एडिबल भी हैं, खाने के काबिल भी हैं, लेकिन इस ग्रुप में बड़ी नुकसानदेह फंजाई भी हैं, बड़ी पैथोजेनिक फंजाई भी हैं, जिनको मसलन सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम डिस्कस करेंगे। नुकसानदेह फंजाई में फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि नोटोरियस पैथोजन जो है वो इसके अंदर हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है, पैथ का मतलब होता है डिजीज़, जेन का मतलब होता है जनरेटिंग, डिजीज जनरेटिंग फंजाई। फॉर एग्जांपल वी से रस्ट फंजाई या फिर स्मट फंजाई। रस्ट या स्मट्स आप अक्सर जानते होंगे। रस्ट कहते हैं आमतौर पे तो जंग को, असल में ये एक बीमारी है जो बहुत सारे प्लांट्स को, ख़ास तौर पे मैंने जो चीज़ देखी है वो मकई के ऊपर इसको देखा है, उसके ऊपर बाकायदा रस्ट, यानी ये जंग का जो कलर होता है ना, ब्राउनिश सा, डार्क ब्राउन सा, वैसे कलर की उसके ऊपर पहले लेयर सी बन जाती है, मुख्तलिफ स्पॉट्स से बनते हैं, फिर अचानक से वो जो स्पॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उनके अंदर स्पोर्स पैदा हो जाते हैं और वो उस पूरे एरिया को ऊपर से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो ख़राब कर देती है। ये प्लांट पैथोजन है बेसिकली। जो स्मट फंजाई है वो बेसिक, स्मट से मुराद हम आम जुबान में कहेंगे कोयला। ये ब्लैक होते हैं। क्यों ये फंगस को हम क्यों स्मट फंजाई कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो ब्लैक होते हैं। इसकी हम एग्जांपल पढ़ेंगे भी, दी अस्टिलागो स्पीशीज़, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है पक्सीनिया, ये एक जीनस है। प्यूसिनिया भी कहते हैं, आपकी मर्जी है, पक्सीनिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है अस्टिलागो जीनस, और उनके बारे में हम एक उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे भी। ये क्लब फंजाई में एक टाइप है। पर अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने जनरल एग्जांपल भी एक छोटी सी दे दी। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि इनको हम क्यों कहते हैं लाइक बेसिडियोमाइकोट्स की कुछ बुनियादी खसूसियात आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो बुनियादी खसूसियात हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। वो इनकी सबसे अहम खसूसियत है। जो इनके सेक्सुअल, आपने देखा था एस्कोमाइसीड्स जो हैं उनके सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते थे, और इनके सेक्सुअल स्पोर्स को बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स तो आपको पता है वो थैलियों के अंदर छोटी छोटी ऐसे सैक लाइक एस्काई थे या एस्कस थे, उनके अंदर बनते थे। लेकिन इनके स्पोर्स ऐसे नहीं होते। इनके स्पोर्स बेसिकली कहाँ, वो अगर हम गौर करें तो वो चार के ग्रुप में एक डंडा नुमा स्ट्रक्चर के नीचे लगते हैं। तो फर्ज किया इफ आई से दैट, ये देखें, ये फंगस की जो है वो एक, हम कहेंगे इसको हम कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं? बेसिडियम। ये एक, जिस तरह, सही है, बेसिडियोकार्प, ये एक फ्रूटिंग बॉडी होती है फंगस की। असल में होता क्या है, अगर आपने मशरूम्स देखे हो, ठीक है, तो या फर्ज वो आपने इनको हम आम जुबान में क्या बोलते हैं, ये जो फंजाई हैं लाइक वो जो इस तरह एक कैप सी होती है छतरी नुमा स्ट्रक्चर जो होती है, सही है, उनको हम मशरूम्स ही कहते हैं ना। वो बेसिकली जो बेसिडियोमाइकोट्स की मशरूम्स होती हैं, उनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उन्हें हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प, ठीक है। और जो बेसिडियोकार्प है वो उसके ऊपर इस तरह के बहुत सारे, ये तो एक है ना,
उसके ऊपर इस तरह के हज़ारों लाखों होते हैं जिनको हम डंडानुमा स्ट्रक्चर यानी बेसीडिया, एक को बेसीडियम और एक से ज़्यादा को बेसीडिया कहते हैं। और इसके नीचे ये चार चार एक ग्रुप, ये एक और ये, यानी ये दो आगे और दो पीछे, ये चार चार स्पोर्स लगते हैं एक बेसीडियम के ऊपर। सिमिलरली इसके साथ एक और बेसीडियम भी होगा, उसके साथ भी चार चार लग रहे होंगे। तो इस तरह ये दीज आर दी स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स विच अराइज ऑन दी स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी बेसीडियम या बेसीडिया ऑन दी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंगस कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये इस ग्रुप की सबसे पहली इंपॉर्टेंट खसूसियत है, जिनकी वजह से इनको हम बेसिडियोमाइकोट्स भी कहते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपने ये बल्कि पढ़ा भी था फंजाई के अंदर कि हाइफी की टाइप्स में, जब मैंने आपको पढ़ाया था डाइकैरियोटिक हाइफी होते हैं। इनके हाइफी आपने पढ़ा हुआ है कि जी इनके सेप्टेट हाइफी हैं, एक तो सेप्टेट प्लस डाइकैरियोटिक। अब आपको समझ आ जाएगी, सेप्टेट मतलब उनके दरमियान क्रॉस वॉल्स होती हैं और डाइकैरियोटिक मतलब उनमें डबल डबल न्यूक्लियस होता है। एक खास टाइम तक आप ये समझें कि वो जो अभी फ्रूटिंग बॉडी मैंने बनाई थी जो गलत बनी थी, वो फ्रूटिंग बॉडी जितने भी हाइफी की बनी होगी वो सारे के सारे हाइफी डाइकैरियोटिक होते हैं। अपने ये मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड लॉन्ग, जो लंबा इनकी जिंदगी का टाइम होता है, उस दौरान दे हैव द डाइकैरियोटिक सेल्स। इनके हाइफी सारे के सारे उनमें डबल डबल, बाद में एट द एंड एक छोटी सी फेज के लिए वो फ्यूज भी होते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। बस अभी हमने जो बात करनी है कि देयर हाइफी आर डाइकैरियोटिक हाइफी और सेप्टेट हाइफी हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ खसूसियात हैं इंपॉर्टेंट। और फिर हम अगर बात करें तो बस यही इनकी जनरल, और मैंने रस्ट्स और स्मट्स के बारे में भी आपको बता दिया है थोड़ा बहुत और एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो अब हम जो स्मट फंजाई है उस एक का लाइफ साइकिल किताब में दिया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप गौर करें, आपको इस बात का पता है कि फ़र्ज़ किया हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक गंदुम का जो पौधा होता है जो पका हुआ होता है, फ़र्ज़ किया वो इस तरह का है और उसके ऊपर छोटे छोटे दाने, ऑब्वियसली उसके ऊपर सिट्टे होते हैं और वो सिट्टे हैं फ़र्ज़ किया ये वाले, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इस तरह ये आप समझें। और इसके नीचे जो बाकी उसके जो हैं पत्ते वो हैं, क्योंकि जो गंदम पक चुकी होती है ना उसके पत्ते या तो गिर जाते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, सही है। वैसे पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ऐसे लंबे लंबे इस तरह के, सही है। ये ना हो सोचे कोई कि सर को गंदम के पत्तों का भी नहीं पता तो ये जो फंगस है ये बेसिकली आप समझे कि ये इसके दाने के अंदर होती है, इसके स्पोर्स होते हैं, उन्हें टेलियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्पोर्स हैं फ़र्ज़ किया वो इस दानों के अंदर हैं, और या इसकी इवन दानों के अंदर ना भी हो, इसकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। फंगस ये जो सेल्स है ना, ये इसकी जो ये जो तना है, इसके जो नॉर्मल सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर भी ये हो सकते हैं। यानी मैं अगर तना आपके सामने रेड ही बनाया, फ़र्ज़ किया मैं थोड़ा सा खोल के बना देता हूँ, तो उसके अंदर भी ये जो हैं ये स्पोर्स होते हैं इस तरह। अब यहाँ से ये सारी स्टोरी शुरू होती है, यानी जिस तरह हम कहेंगे एक कोरोना का पेशेंट या एक इन्फेक्टेड पर्सन, वहाँ से आगे सारी स्टोरी शुरू होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि एक दूसरा नॉर्मल पौधा है एक, सही है, और आप ये समझें कि दिस वन इज़ दी नॉर्मल पौधा। और अब आप गौर करें तो इस नॉर्मल पौधे को क्या होता है कि इधर से कुछ स्पोर्स, टेलियोस्पोर, इस पौधे, आपको पता है जो गंदम वगैरह जो पौधे हैं ना, इनके फ्लावर्स बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं। लाइक इनके जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये एक सिट्टे के ऊपर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं उनमें से एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बना रहा हूँ। फ़र्ज़ किया वो है जी ये एक उसका फ्लोरल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है। ये उस आपको पता है कार्पल है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
और आपको पता है कि इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स वगैरह होते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। अब ये जो स्पोर है, सबसे पहला यहाँ से एक स्पोर उड़ा और वो स्पोर जो है वो आके उस यहाँ पे उसने इन्फेक्ट किया, सही है। तो हम कहेंगे नंबर 1 क्या है, दी स्पोर, कौन सा स्पोर, टेलियोस्पोर, फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, गोज टू या इन्फेक्ट्स दी कार्पल। कार्पल ना कहें तो हम डायरेक्टली ओवरी को आप ये समझ जाए। अब ये स्पोर में फ़र्ज़ किया, ये स्पोर है जी ये, और ये यहाँ पहुँच गए, फ़र्ज़ की। और आपको पता है यहाँ इस ओवरी के अंदर बहुत सारे सीड बनने हैं, यानी इस केस में, गंदुम के केस में एक एक ओवरी में एक एक सीड होता है, ठीक है। तो आप पूरे की पूरी ओवरी को ऐसे ही समझ लें कि इसी ने सीड बनना है बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्पोर आ गया, ठीक है। और दिस स्पोर, अब दूसरा काम क्या होगा, ये स्पोर ओवरी के अंदर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। एक माइसीलियम, फंजाई हमेशा माइसीलियम, फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, एक छोटा सा माइसीलियम ये स्पोर इस बॉडी के अंदर बना देगा। तो फ़र्ज़ किया ये रेड से मुराद है प्लांट बॉडी, तो फ़र्ज़ किया ये है जी वो ओवरी। अब उसकी शेप बदलती है ना, क्योंकि इसने बाद में बीज में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो ये जो है ना वो स्पोर उसमें उगा और उसने थोड़ी थोड़ी अब फंगस का माइसीलियम बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर ये जो ओवरी है, यानी हम कहेंगे दूसरा पॉइंट क्या हुआ, स्पोर जर्मिनेट्स एंड मेक्स अ माइसीलियम विद इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर वो माइसीलियम बना। अब ये माइसीलियम, अब ओवरी चूंकि जैसे ही अब ये ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू बीज, सीड, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो सीड आपको पता है डोरमेंट होता है, सीड थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग फेज में होता है, उसमें एम्ब्रियो भी होता है, ठीक है। अब मैं एम्ब्रियो को आपके सामने ग्रीन कलर से बना दूंगा, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो और जो सीड है वो डोरमेंट होते हैं, तो ये माइसीलियम भी साथ ही डोरमेंट हो जाता है, सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू कर्नल, कर्नल से मुराद गंदुम का दाना, तो वो कुछ इस तरह का होता है, लाइक फर्ज किया वो है जी ये एक कर्नल, इस तरह गंदुम का दाना तकरीबन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इस दाने को अगर मैं खोलूँ ना, फर्ज किया, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने इलेबोरेट करने के लिए इस दाने को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है। और इस दाने के अंदर फर्ज किया जो एम्ब्रियो है वो ये है, एक साइड पे करके होता है, फर्ज किया जी ये है वो एम्ब्रियो जिससे कुछ चीज़ें उगनी हैं, ठीक है। एक साइड पे ये एम्ब्रियो है और साथ ही साथ फंगस का जो माइसीलियम है वो भी अंदर ही एक डोरमेंट फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, कर्नल के अंदर ही, बीज के अंदर ही, ठीक है। अब ये एक नहीं है, ये तो बहुत सारे हैं। तो अब आप इसका तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे कि जनाब एज द कर्नल डिवेलप्स द माइसीलियम, यानी फंगस की जो बॉडी है, becomes dormant along with embryo inside the kernel। सही हो गया जी, समझ आ गई। अब क्या हुआ कि ये बहुत सारे दाने आप समझे कि जी ये देखें, ये एक, ये दूसरा, समझ रहे हैं ना बात को, तीसरा, चौथा, लाइक दिस, ये आप समझे कि जी ये कर्नल जो है वो डेवलप हो गए हैं दाने। इस साल की फसल को कुछ नहीं हुआ, अगले साल की फसल को होगा कुछ। कैसे? अब आप इन दानों को उगाएंगे, ज़मीन के अंदर लगाएंगे, सही है, और उस दानों के अंदर फंगस का माइसीलियम भी मौजूद है। तो अब क्या होगा कि जनाब अली ये जो, यानी हमने कहा जी ये कर्नल को हमने अगले साल ज़मीन में बोया, बीज बनाया, और जो बीज से एक पौधा उगना शुरू हुआ। फ़र्ज़ किया जी ये है वो बीज जो अभी हमने लगाया था, और ये उससे गंदुम का एक पौधा उगना शुरू हुआ है, ठीक है।
और अगर आपको मैं ये थोड़ा सा बताऊं तो अब माइसीलियम भी इसको इन्फेक्ट करेगा और इसके अंदर अंदर उगना शुरू हो जाएगा। ये और बड़ा होता जाएगा। फर्ज किया ये जी आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो दाना है ये पूरे का पूरा ऐसे, मतलब दाना तो ख़त्म ही हो जाता है, फिर बाद में जब उससे बीज निकल आता है तो थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक है, उसकी जड़ें मड़ें और जो भी सारा कुछ है, और ऊपर की तरफ ये उगना शुरू हुआ। साथ ही साथ फंगस का माइसीलियम भी उसके अंदर उगता चला गया, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो जब वो पूरा ऐसे पौधा बन भी गया और उसके पत्ते शत्ते भी निकल आए, जो भी सारा कुछ है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये इसको ऐसे, आमतौर पे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि दरमियान में मैंने फंगस को ग्रोथ दिखानी है। तो आप समझे फ़र्क किया। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके भी बता देता हूँ। तो ये फंगस उसके अंदर अंदर चल रही है, उसके सारे तने के अंदर उसके सारे सेल्स को भी इन्फेक्ट कर रही है। और आप ये भी सोचें, फ़र्ज़ किया मैं साइड पे करके बना देता हूँ, यानी इतने से हिस्से को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, थोड़े से हिस्से को काट के लाइक दिस, तो आप ये समझे कि ये प्लांट सेल्स हैं। ये आपको पता है प्लांट सेल्स इस तरह थोड़े थोड़े समझाने के लिए हम बना देते हैं। तो ये देखें, और ये उन प्लांट सेल्स के दरमियान में फंगस जो है वो उसने डेरे डाले हुए हैं। समझ गए जी। और ये सारी की सारी हम फिर समझ रहे हैं ना कि दी नंबर 4 स्टेप क्या हुआ, दी सीड डिवेलप्स इनटू सीडलिंग। सीडलिंग कहते हैं वो छोटा सा पौधा जो सीड से निकलता है, और वो जो सीडलिंग होता है एंड माइसीलियम इन्फेक्ट द सीडलिंग, वो सीडलिंग को इन्फेक्ट कर देती है फंगस। एंड फिर 5वां स्टेप क्या है, फंगस ग्रोज एज द प्लांट ग्रोज, और उसकी एग्जांपल ये साथ आ गई। अब क्या होता है, एक टाइम आता है कि फंगस के वो सेल्स जो इस एरिया में होते हैं वो सारे के सारे स्पोर बन जाते हैं। यानी हम कहेंगे दी फंगल सेल्स, ये पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, दी फंगल सेल्स इन दी, यानी ये वाला जो उसका अपर वाला पार्ट है, या इन डिफरेंट पार्ट्स, कुछ और पार्ट्स में भी ऐसे हो सकता है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकम स्पोर्स। यानी अगर वो लाइक दिस था तो इससे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं इस, और फिर ये स्पोर्स, दे स्पोर्स आर रेडी टू इन्फेक्ट दी अदर। फर्ज किया यहाँ पे, यहाँ तक ये माइसीलियम था और यहाँ बहुत सारे स्पोर्स बन गए हैं, एंड दी स्पोर्स आर रेडी टू इन्फेक्ट द नेक्स्ट वन। इससे क्या होता है कि अब अगली दफ़ा यहाँ पे जो दाने हैं, जो कर्नल हैं, जो चावल, वो जो गंदुम के दाने हैं, वो सारे के सारे अंदर से काले होते हैं, बिकॉज फंगस हैज़ इन्फेक्टेड देम, और उनका आटा बेसिकली स्पोर्स होता है, यानी उसके अंदर से जो आटा निकलता है वो काले रंग का होता है। तो इससे क्या होता है कि अगले साल की सारी फसल, और अगर ऐसा ना हो तो उसके अगले साल की, क्योंकि फ़र्ज किया अगर हमारे पास 1 लाख गंदुम के छोटे छोटे पौधे थे, तो उनमें से इस दफ़ा 30,000 ख़राब हुए, अगले साल फिर 30,000 ख़राब हुए। अगर कुछ किसान ऐसे होते हैं वो पिछले साल का बीज, उसी गंदुम से बीज निकाल के अगले साल लगा देते हैं, फिर वो बाज़ार से नहीं खरीदते क्योंकि बीज महंगा भी मिलता है, तो वो पैसे खर्चने की बजाय वो अपना ही बीज बनाते रहते हैं। तो अगर उनको पता ना चले और किसी साल अल्लाह का अज़ाब आना हो, तो वो फिर क्या होता है कि बहुत सारी फंगस जो है वो उड़ जाती है, सिर्फ इस तरीके से। उनको पता भी नहीं होता, इन्होंने जो बीज लगाए होते हैं वही सारी की सारी फंगस होती है, और वही फंगस को ग्रो देते हैं, और अगर वो अगले साल भी ये काम करें तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। इसलिए अगर किसी जगह पे ऐसी थोड़ी सी भी चांस आने शुरू हो जाए, अगर, क्योंकि किसान सबसे ज़हीन होता है, वो अपनी फसल को सबसे ज़्यादा गौर से ऑब्जर्व करता रहता है। वो जब उसे नज़र आए कि कोई प्लांट के कुछ तने ब्लैक हो रहे हैं या पिछले साल कुछ बीज ख़राब निकले हैं, तो उसको समझ आ जानी चाहिए। इवन समटाइम लोग ये भी देखते हैं, अगर गंदुम की वैरायटी वैसी नहीं है तो आटे का कलर थोड़ा सा भी बदला है उन्होंने, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। लाइक इवन मैंने एक जगह पे देखा था कि वो एक तो नॉर्मली भी थोड़ा सा रेडिश सा आटा होता है, नॉर्मली भी होता है, लेकिन एक एबनॉर्मली एक रेडिश आटा, तो अगले बंदे को इस साल ये वाला बीज इस्तेमाल नहीं करना, मैंने उनको कहते सुना था।
जब मैं छोटा होता था, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग के जो फंगस है इसका लाइफ साइकिल अगर हमें पता है तो वी कैन कंट्रोल दिस डिजीज़। तो ये है जी, मेरे ख्याल से इनफ है आज के लेक्चर के लिए। अल्लाह खैर करे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह।